हेलो एवरीवन। तो ये हमारी क्लास 1 है रिगार्डिंग द आर्म्स एक्ट, जो कि है बिहार एपीओ में एक माइनर लॉ। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं बिहार एपीओ में, तो बिहार एपीओ में आपके आते हैं माइनर लॉ, जो आपका फोर्थ पेपर है। फोर्थ पेपर में आपका आता है माइनर लॉ, एंड दिस क्लास इज रिगार्डिंग लॉ ऑफ आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव। ठीक है, तो लॉ ऑफ आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, आर्म्स एक्ट के बारे में। तो आज हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों हो जाएगा। तो आपका किस तरह से हम कवर कराएंगे ये पूरा कोर्स ऑफ द माइनर लॉ। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं, देखिए माइनर लॉ की जब हम बात करते हैं तो वो कहीं और नहीं आता है, और आपको ये जो माइनर लॉज हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ किस लिए पढ़ने हैं, फॉर मेंस प्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ पे हम हर एक सेक्शन के साथ नहीं जाएंगे, डील करेंगे। सेक्शन हम कवर सब करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम पूरा आपको बैरेक बैठा के पढ़ा रहे हैं। इट विल बी नॉट लाइक दैट, इट विल बी लाइक क्वेश्चन आंसर्स। हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर की तरह से सारे सेक्शंस कवर कराएंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, हर एक चीज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दिस क्लास। तो जब हम क्लास के बारे में बात करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट टाइटल क्या है, पार्ट 1 की जब हम बात करते हैं तो शॉर्ट टाइटल इज द आर्म्स, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज आर्म्स एक्ट 1956। कहां तक एक्सटेंड करता है, होल ऑफ इंडिया करते हैं। एनफोर्स कब हुआ है, 1/10/1962 को। ठीक है, टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल सेक्शंस आर 46, और जब हम चैप्टर्स की बात करते हैं तो चैप्टर्स आर 6। ठीक है, और हर एक चैप्टर में भी सेक्शंस आ जाते हैं आपके। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 इज योर डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो पार्ट 1 में जो चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपका पूरा आंसर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म आर्म। आर्म को डिफाइन करिए। अब आर्म का मतलब क्या होता है, तो ये क्वेश्चन है। मीनिंग से हम शुरू करेंगे, मीनिंग ऑफ आर्म। तो अ स्वॉर्ड is an arm, answering the definition of arm in the Arms Act। और ये चीज बोली गई थी नील निरंजन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1972 में। अगर आप एक केस लॉ से चीजों को स्टार्ट करते हैं, आंसर को अपना केस लॉ से सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग। तो यहाँ पे फिर सेकेंड लाइन में क्या बोल रहे हैं, द वर्ड आर्म कहाँ डिफाइंड है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन C। आर्म्स का मतलब बताया गया है, मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और अडेप्टेड एज वेपन। जहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा आर्टिकल यानी कि कोई भी ऐसा सामान जिसको डिजाइन किया गया है या उसको इस तरह से मोल्ड किया गया है कि हम उसको एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। अब वेपन है, हथियार है। कई बार अगर हम बात करें गन की, रिवॉल्वर की, दूसरे को मारने के लिए भी आप यूज करते हो तो वो बन जाता है ऑफेंस। अपने आप को बचाने के लिए यूज करते हो तो वो हो जाता है डिफेंस। यानी कि कोई भी आर्म जिसको आप कैसे यूज कर रहे हो, ऑफेंस के लिए यूज कर रहे हो या डिफेंस के लिए यूज कर रहे हो। एंड इंक्लूड्स फायर आर्म्स। फायर आर्म्स का मतलब ये होता है जहां पे भी आप फायर को यूज कर रहे हो या आग को यूज कर रहे हो। जैसे हम बात करते हैं आपके जैसे हम बात करते हैं किसी भी चीज को, जैसे आग लगाई जाती है, तो आग लगाने के बाद जब एक्सप्लोजन होता है और उसको हम पब्लिक एट लार्ज यूज कर रहे हैं, तो वो बन जाता है हमारा फायर आर्म बन जाता है। शार्प्ड होना चाहिए, मतलब उसमें धार होनी चाहिए। एंड अदर डेडली वेपन्स, और इसमें हर तरह के डेडली वेपन्स यानी कि जिससे आप किसी की जान ले सकते हो, वो सारे वेपन्स कवर होते हैं। एंड और क्या क्या कवर होता है, एंड पार्ट्स ऑफ मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब आर्म्स में हमने और क्या कवर किया, मशीनरी को भी कवर किया जिससे हम हेल्प से क्या करते, मैन्युफैक्चर करते हैं आर्म्स। बट डज नॉट इंक्लूड्स आर्टिकल, बट कौन से आर्टिकल्स इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, जो कि सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक काम के लिए यूज होते हैं। जैसे घर पे हम लोग चाकू यूज करते हैं वेजिटेबल्स को कट करने के लिए, ठीक है, तो वो चीज हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। एग्रीकल्चरल में भी हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, सच एज लाठी हो गया, वॉकिंग स्टिक हो गया, वेपन से। अच्छा, यहाँ पे जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया नाइफ का, तो नाइफ दोनों तरह से यूज हो सकता है।
यहाँ पे हम आर्म्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार नाइफ से क्या हुआ जान भी ले सकते हैं, और कई बार हम नहीं भी लेते हैं। इट इज नॉट यूज फॉर, इट इज जस्ट यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पज। जिस टाइम पे नाइफ का यूज हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए कर रहे हैं, तब वो आर्म्स के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी लाठी हो गई भाई, कई बार घर में खेतों में जरूरत पड़ती है, लाठी की जरूरत पड़ती है। वॉकिंग स्टिक, बुजुर्ग लोग हैं लकड़ी पकड़ के चलते हैं। एंड वेपन्स इनकैपेबल टू बी यूज्ड अदरवाइज देन एज अ टॉय और बीन कन्वर्टेड इनटू सर्विसेबल वेपन। ये था केस कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स यूपी वर्सेस मदन सन का 1979 में। अब अगर हम बात करते हैं इंक्लूड्स, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा है इंक्लूड्स, तो इंक्लूड्स का जो वर्ड है ये आपकी डेफिनेशन को बहुत बड़ा बना देता है। इट्स वेरी वाइड। अगर हम पुराना स्टैट्यूट देखते हैं आर्म्स एक्ट का, तो उसमें क्या था, इतनी ज्यादा एक्सॉस्टिव डेफिनेशन नहीं दी थी, इतनी एनलार्ज वाइडर सेंस की डेफिनेशन नहीं दी थी। एंड दिस वाज सेड इन घनश्याम मिश्र वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कृपान जो सिख लोग यूज करते हैं, सिख जो वुमेन्स होती हैं वो यूज करती हैं, एक छोटा सा नाइफ होता है, वो अपने कंधे पे रखती है। तो वो जो होता है वो क्या आम में आता है, तो बेसिकली ये एक रिलीजियस सिंबल है। एंड इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज दैट सिख समटाइम्स वेयर एंड कैरी कृपान्स विच दे आर एंटाइटल्ड टू वेयर और कैरी एज रिलीजियस सिंबल। और रिलीजियस सिंबल में इनका कृपान भी आता है, प्लस जो वो सर पे पगड़ी पहनते, टर्बन पहनते, वो भी आता है। बट देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट देम फॉर कैरिंग द कृपान इन अदर मैनर्स। आप जब तक एक रिलीजियस सिंबल के लिए उसको आप कैरी कर रहे हो, इट इज गुड इनफ। लेकिन जैसे ही उसका पर्पस चेंज हो जाएगा, वो आर्म्स की कैटेगरी में आ जाएगा। और ये चीज आपकी बोली गई थी रेक्स वर्सेस ध्यान सिंह के केस में। जो कृपान है उसका कहीं पे भी कोई साइज नहीं बताया गया कि वो इतना बड़ा या इतना छोटा होना चाहिए। तो इट हैज द शेप एंड द साइज हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सिख रिलीजन। तो कृपान को भी हमने कवर किया। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थिंग्स हेल्ड टू बी आर्म। कौन कौन सी थिंग्स है जिसको हम आर्म बोलते हैं। तो देखिए, अगर शॉर्ट में आता है तब भी अब आप आर्म को लिख लोगे, अगर एक लॉन्ग आंसर भी आता है आर्म को लेके, तब भी आप आर्म्स को डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले है शार्प नाइफ, जो कैसा है, धार लगी हुई है, बहुत ज्यादा ब्लेडेड है, gradually to a pointed and attached by a cross guard and handle, and one edge of which is sharp up to the guard and the other only at the pointed, which could be used for stabbing and thrusting falls within the definition of arm। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा चाकू है जिसका ब्लेड है, जिसको हमने क्या किया, धार लगाई हुई है, और उसके बाद उसका एक हैंडल भी है। ये चाकू है, ठीक है, ये पॉइंटेड है, दिस इज पॉइंटेड। ये क्या है, ये शार्प है, और यहाँ पे हमने एक हैंडल भी दिया हुआ है। और जो हैंडल है वो हैंडल यूज हो रहा है सर पे मारने के लिए, जिससे कि आप उसको गिरा दो। तो ये सारी चीजें दिस विल कॉन्स्टिट्यूट एन आर्म, और ये कहा गया था भूषण सिंह वर्सेस एम्परर के केस में। नेक्स्ट आता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि हम क्या बात करें, जैसे एक लाठी है, 6x3 की एक लाठी है, उसमें स्क्रूज दिए गए हैं, और जैसे ही आप उसमें ब्लेड फिक्स कर देते हो तो वो क्या बन जाती है, कुल्हाड़ी बन जाती है, या एक ऐसा बन जाता है जिसको हम यूज कर रहे थे कि जब हम आम तोड़ने जाते हैं, आजकल आम का सीजन है, तो हम क्या करते हैं, जब ऊपर कोई आम लगा होता है पहले तो पेड़ हिलाते हैं, नहीं गिरा तो हम क्या करते हैं, एक लाठी लेते हैं खूब बड़ी सी, और इसके आगे हम ऐसा कुछ लगा देते हैं, इस तरह का ब्लेड फिक्स कर देते हैं। तो ये जो है, जब तक हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तब तक इट इज ओके। जैसे ही आपने इससे या तो ऑफेंस किया या आपने क्या किया, डिफेंस किया, तो वैसे ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये आर्म्स की कैटेगरी में आ जाएगा। और ये चीज आपकी बोली गई थी किंग एम्परर वर्सेस पूरन सिंह के केस में। नेक्स्ट आता है एप्लियंट की अगर बात करते हैं, तो एप्लियंट के पास एक बैम्बू डांग मतलब होती है लाठी, जिसपे एक बहुत ही मोटा सा आयरन का अटैचमेंट था, जो कि उसने छुपा रखा था, जिसको अगर हम उसके साथ फिट कर देते हैं, उस लाठी के साथ फिट कर देते हैं, तो वो एक डेथफुल वेपन बन जाता है। तो इसलिए वो भी एक आर्म है। तो केस था मंगल वर्सेस क्राउन। अब यहाँ पे मेंस में आपके पास ढेर सारे केसेस हैं,
आप डालिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आ जाता है स्वॉर्ड स्टिक, तो ये भी एक आम होता है। एम्परर वर्सेस सतीश का केस इस पे आया है। मौला वोजोई शिखलद्वार वर्सेस एम्परर का केस है। स्पीयर की बात करें तो एम्परर वर्सेस शोभा सिंह का केस है। देन स्पीयर इवन इफ इट इज कॉल्ड बाय अदर नेम सच एज निशान साहिब भी कहते हैं स्पीयर को। तो आप स्पीयर बोलिए या कुछ और बोलिए, दोनों का मतलब सेम ही है। स्टॉप की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉप बेसिकली एक ब्लैंक कार्टेज होता है, तो ये भी आपका आता है जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं अलार्म करने के लिए। तो अगर हम अलार्म की जगह हम उसको यूज कर रहे हैं किसी को टारगेट करने के लिए, तो वो भी एक आर्म की कैटेगरी में आ जाता है। लाइफ प्रिजर्वर या लिपो, ये भी आपका आर्म्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं थिंग्स नॉट हेल्ड टू बी आर्म, तो ये द फॉलोइंग वर नॉट हेल्ड टू बी आर्म, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की टिकवा बेसिकली एक एग्रीकल्चरल हाथ में यूज करने वाला एक नाइफ टाइप का होता है, जिसको हम ऑर्डिनरली हम किस लिए यूज करते हैं, एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक पर्पस के लिए करते हैं, तो वो आम नहीं है। उधम सिंह वर्सेस एम्परर का केस आया था। लाठी जिसको विच इज डिटैचेबल ब्लेड, जिससे हम ब्लेड से हटा सकते हैं, तो जब तक हम उस ब्लेड से नहीं लगा रहे हैं तब तक वो क्या है, वो लाठी है, इट इज नॉट अ आर्म। अगर हम उसको उसमें कन्वर्ट करके उसको हम एज एन आर्म यूज कर रहे हैं तो वो आर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। ये कहा गया था गज्जा वर्सेस एम्परर के केस में।